नमस्कार मित्रों। आज आप सीखेंगे कि समय जब खराब चलता है तो कौन सी दशा एक्टिव रहती है। ठीक है। सबसे बुरे भाव में छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव को लोगों ने माना है। ठीक है। छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव, पहला भाव और पंचम भाव, नवम भाव को सबसे अच्छा ज्योतिष में माना गया है, नाड़ी ज्योतिष में भी माना गया है। लेकिन कई जगह वो दशाएं जो ज्योतिष में दी गई हैं वो फेल हो जाती हैं। ठीक है। क्योंकि जो भी सिस्टम बनाया गया है वो काल पुरुष की कुंडली के आधार पर ज्योतिष की रचना की गई है, ज्योतिष सूत्रों की रचना की गई है। लेकिन सभी कुंडलियां काल पुरुष की तो नहीं होती। काल पुरुष का मतलब मेष लग्न की। सभी कुंडलियां मेष लग्न की तो होती नहीं है। लेकिन ज्योतिष के बड़े बड़े लेखक उसी सूत्र को बार बार लिख लिख के लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं, और पाठकगण लाखों करोड़ों लोग जो हैं उसको पढ़ते हैं और कंफ्यूज होते हैं, है ना। फिर कहते हैं कि ज्योतिष का सूत्र लागू नहीं होता, हमारे कुंडली में उच्च का ग्रह है, हमारे कुंडली में स्वराज का ग्रह है, और फिर भी हम कष्ट भोग रहे हैं। अब इस कुंडली में जहाँ तक आप पाएंगे, चंद्रमा स्वराशि का है। कहाँ बैठा है? छठे राशि भाव में। मंगल स्वराशि का है। कहाँ बैठा? 10वें भाव में। शनि उच्च का है। कहाँ बैठा है? नवम भाव, भाग्य भाव में। शुक्र स्वराशि का है। ये कहाँ बैठा है? भाग्य भाव में। यहाँ पर शनि और शुक्र का जो है एक युति भी बना हुआ है। इस युति को आप क्या कहते हैं? ये ऐसा योग है कि काल पुरुष की कुंडली का दूसरा भाव और 11वां भाव, दूसरा भाव 10वां भाव का कॉम्बिनेशन माना जाता है। ठीक है। धन भाव और लाभ भाव का कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि और शुक्र का जो युति होता है, ऐसा व्यक्ति करोड़पति बनता है। क्या बनता है? अरबपति बनता है। शर्त यह है कि प्रचंड कुंडली में भी वो योग बने। ठीक है, वो योग बने। अब ये काल पुरुष की कुंडली में तो कह दिया गया कि शनि शुक्र का संबंध व्यक्ति जो है पैसा कमाएगा और पैसा कमाएगा और पैसा ही कमाएगा। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर, तो जुपिटर यहाँ पर 11वें और दूसरे का स्वामी है। जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? एक बार ध्यान दीजिए। दिखा कहीं पर? 11वें भाव में बैठा है, स्वराशि का बैठा है। अब जुपिटर यहाँ पर धन देने वाला प्लेनेट बना हुआ है। ठीक है। क्या बना है? धन देने वाला प्लेनेट। तो ऐसा नाड़ी ज्योतिष कहता है कि अगर दोनों योग बन जाते हैं, एक तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनि शुक्र का संबंध, दूसरा जो भी लग्न बना हो किसी भी व्यक्ति का, उसके अनुसार सेकंड भाव और 11वें भाव का संयोग बना हो, तो इस कुंडली में गुरु दोनों का स्वामी बन के 11वें में ही बैठा हुआ है। तो दोनों योग बनाता है, ऐसा व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है। लेकिन शर्त यह है कि सही दशा मिले। अगर दशा ही सही नहीं मिलेगा तो फिर ऐसा संयोग किस काम का? तो सारे सूत्र हो गए फेल। इस कुंडली में पहला भाव और नवा भाव का स्वामी शनि और शुक्र बना है। भाग्य भाव और लग्न भाव, ऐसा महाभाग्य योग बना। दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। फिर भी व्यक्ति परेशान क्यों? क्योंकि समय दशा के अनुसार ही चलेगा। चाहे कितने भी बढ़िया योग बन जाएं, समय दशा के अनुसार ही चलेगा। भारत की भूमि चाहे कितनी ही उपजाऊ क्यों न हो, भारत की भूमि चाहे कितने ही विद्वान लोगों को क्यों न पैदा करती हो, लेकिन यहाँ का राजा जैसा होगा वैसा ही उपयोग उस भूमि का कर सकता है, उन विद्वानों का कर सकता है। और राजा कौन होता है? दशा लॉर्ड। जैसी वो नीति, जैसा वो नियम बनाएगा, वैसा ही देश चलेगा, वैसा ही उस व्यक्ति की
लाइफ चलेगी, तो दशा निर्धारण करता है। दूसरा आप क्या पाएंगे, सूर्य यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा है, ये मृत्यु का भाव है, ये कष्ट का भाव है, हालांकि ये ज्योतिष का भी भाव है, ये गुप्त विद्याओं का भी भाव है, ये बंजर भूमि है, ये शमशान भूमि है, ये खाली पड़ा हुआ प्लाट है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता। मरुस्थल भाव भी अष्टम भाव है। यहीं से सोने चांदी भी निकलते हैं, यहीं से कोयला भी निकलता है, यहीं से तेल भी निकलता है। लेकिन ये कामयाब तब होता है कि सूर्य यहाँ पर विपरीत राजयोग में बैठा हो, तभी सूर्य यहाँ पर कामयाब होगा, अन्यथा कामयाब नहीं होगा। तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि गुरु भी यहाँ पर स्वराशि का बैठा है। देखिए, गुरु 1, शुक्र 2, शनि 3, मंगल 4, चंद्रमा 5 और राहु केतु को ले लिया जाए तो 7 ग्रह अपने उच्च ग्रह में बैठे हुए हैं। राहु केतु को मैं उच्च नीच नहीं मानता, है ना। तो राहु केतु जो है यहाँ पर उच्च अवस्था में है, बाकी 5 प्लेनेट जो हैं ये अपने उच्च और स्वराशि में बैठे हैं। तो 7 प्लेनेट अच्छे होने के बाद भी व्यक्ति की स्थिति खराब कैसे हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, ये जिन्होंने प्रश्न दिया उन्होंने कहा कि टाइम बहुत खराब चल रहा है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, ठीक है। तो यही समझेंगे हम, और फिर आप ज्योतिष के सीक्रेट को समझेंगे, केपी ज्योतिष के सीक्रेट को समझेंगे। जहाँ सभी ज्योतिष फेल हो जाते हैं, जहाँ सभी एस्ट्रोलॉजर फेल हो जाते हैं, वहाँ पर केपी ज्योतिष सही सही आकलन करके बताता है। हालांकि सभी विद्याओं का नॉलेज होना जरूरी है। जहाँ पर नाड़ी ज्योतिष के सूत्र अगर आपको याद हैं और केपी ज्योतिष आप अच्छे से कर सकते हैं, जान सकते हैं, तो जानते हैं अगर, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप व्यक्ति ये बता सकते हैं कि करोड़पति होगा, अरबपति होगा, खरबपति होगा, ठीक है। कौन से टाइम पे पैसा आएगा, केपी ज्योतिष ये बताएगा कि हाँ ये सही टाइम चला, इसमें पैसा आएगा, है ना। कुंडली अनुसार पैसा आएगा, वो जितना सामर्थ्यवान रहेगा, जितनी पैसा संभालने की क्षमता नहीं, उतना पैसा आएगा। अगर वो नौकरी कर रहा है तो प्रमोशन ठीक ठाक हो जाएगा, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन वो बिजनेस करने वाला भी कौन सा व्यक्ति है, अंबानी है, एक सामान्य दुकानदार है, इस पर निर्भर करता है। तो वो अंबानी दुकानदार कैसे होगा, उसकी कुंडली, है ना, नाड़ी ज्योतिष के अनुसार उसके कौन कौन से प्लेनेट की युति हुई है, कौन से भाव में हुई है, कौन सा लग्न बना हुआ है, इस पर निर्भर करता है, और ये नाड़ी ज्योतिष ही बताता है। तो इसका नॉलेज अगर आपके पास है और केपी ज्योतिष का भी नॉलेज है तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ 3rd भाव का स्वामी मंगल है और दशम में बैठा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हाथ से काम करने वाला व्यक्ति। इनको पूरी लाइफ मेहनत करना पड़ेगा, हाथ से काम करके शारीरिक मेहनत करना पड़ेगा। धन बहुत होगा क्योंकि द्वितीयेश और लाभेश दोनों गुरु बना हुआ है, पैसा खूब आएगा। शनि चतुर्थेश है, भाग्येश है। शनि लग्नेश है और द्वादशेश है। शुक्र चतुर्थेश है और भाग्येश है। काफ़ी अच्छा संयोग बना हुआ है इनके चार्ट में। बुध पंचमेश है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है ना। इनके साथ मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे होने में भी समस्या आएगी, थोड़ा लेट से बच्चे होंगे, ठीक है। लव मैरिज का एक से ज़्यादा रिश्ते होंगे, ठीक है। रिलेशनशिप भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं इनके, ठीक है। अगर परिवार का माहौल अच्छा रहा तो लव मैरिज भी हो सकता है ना, क्योंकि वो परिवार के माहौल पे भी निर्भर करता है। बच्चा लव मैरिज करेगा कि नहीं करेगा, कुंडली में होते हुए भी उसे बच्चे को अरेंज मैरिज करना ही पड़ता है, क्योंकि माहौल इस तरह से होता है परिवार का। लेकिन परिवार का माहौल ठीक है, खुला विचार है, तो ऐसे लोग रिलेशनशिप, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप भी बनाते हैं और शादी भी लव मैरिज ही करते हैं।
तो काफ़ी अच्छा संजोग बनने के बाद भी ये कह रहे हैं मैं दुखी हूँ। उसके पीछे कारण क्या है, मैं दोबारा कहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। दशा किसकी चल रही है, सबसे पहले हम केपी कुंडली खोलते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं भैया दशा किसकी चल रही है। ठीक है, दशा चार्ट खोला, दशा देखेंगे। अभी चंद्रमा की 2029 तक है। कब से है, जून 2019 से, जब से कोरोना हमारे देश में आया। ठीक है, कोविड हमारे देश में अप्रैल के आसपास शुरू हो गया था। ठीक है, हमारे देश में थोड़ा लेट आया था। तो अप्रैल 2019 से लेकर के और अभी कब तक शुरू हो रहा है, अभी कौन सी अंतर्दशा चल रही है, ये अंतर्दशा चल रही है शनि की। कब तक है, अप्रैल 2025 तक है। कब तक है, अप्रैल 2025 तक है। सितंबर 2023 से शनि की दशा, शनि की अंतर्दशा लग गई सितंबर 2023 से। ठीक है, इसके पहले गुरु की थी। अब सितंबर से जब शनि की अंतर्दशा लगी, शनि कारक क्या है, यमराज, मृत्यु, खाली जमीन, कड़ी मेहनत, ये सब का कारक बना है, स्थिरता का कारक बना है। चंद्रमा के साथ जब वो बैठता है, कहते हैं कि व्यक्ति विष योग लागू हो गया। विष योग क्यों लागू हो गया, कि चंद्रमा चंचल है, शनि स्थिर है, मन को स्थिर कर देता है ना, मंद बुद्धि बना देता है। अब उसे मंद बुद्धि भी कह सकते हैं, 6, 8, 12 भाव में बैठेगा तो मंद बुद्धि बन जाएगा। लेकिन हाँ, वो पंचम में बैठ के मंद बुद्धि नहीं बनाता, क्योंकि थोड़ी सी पावर उसकी, अब शनि कौन से भाव का स्वामी बन के बैठा है चंद्रमा के साथ, इस पे ज़्यादा निर्भर करता है। ठीक है, तो सूत्र तो लागू नहीं होते। सूत्र एक दिया है, लेकिन वो सूत्र सभी कुंडलियों पर लागू नहीं होते, सभी लग्नों पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए ज्योतिष सूत्रों पे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। ज्योतिष के बेसिक रूल को समझना चाहिए कि बेसिक चीज़ क्या है, बेसिक उस पावर क्या है, उस प्लेनेट की पावर क्या है और उस भाव की पावर क्या है। 2 चीज़ों को आप समझ लिए, ज्योतिष सीख गए। बाकी ज्योतिष सूत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना ही ज्योतिष सूत्र पढ़ेंगे, वो सब ज्योतिष सूत्र लिखा गया है मेष लग्न को आधार बना करके, और तो जितना ही ज़्यादा सूत्र पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, तो चंद्रमा की दशा, शनि की अंतर्दशा, प्रत्यंदशा भी चेक कर लेते हैं साथ में। अभी प्रेजेंट में बुध की प्रत्यंदशा खत्म हुई है, केतु की शुरू हुई है। चंद्रमा में शनि, फिर केतु। ठीक है, चंद्रमा अष्टम 6ठे भाव में बैठा है, शनि 12वें का भी कारक है, लग्न का भी कारक है। तो अब समझिएगा, 6ठा भाव रोग है, 6ठा भाव नौकरी है, 6ठा भाव शत्रु है, 6ठा भाव कोर्ट है। 6ठा भाव नौकरी तो देगा, लेकिन ये सब चीज़ें भी देगा, शत्रु भी देगा, कोर्ट भी देगा, रोग भी देगा। ठीक है, और चूंकि लग्नेश की अंतर्दशा है, तो लग्न आपका शरीर है, लग्न आपका दिमाग है। 100% सब चीज़ें मिलनी है, रोग मिलना है, कष्ट मिलना है, हर तरह के मानसिक कष्ट मिलना, शत्रु परेशान करेंगे, कोर्ट केस हो सकता है, आपके कुलीग आपको परेशान कर सकते हैं, आपके बॉस आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, खर्चा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि 12वें का भी मालिक शनि है, फल तो दोनों का मिलेगा। रोग पे खर्चा, कोर्ट पे खर्चा। अब अगर ये कहते नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो भी मैं नकार सकता था, क्योंकि ये जो ज्योतिष है, ये वैदिक ज्योतिष है। यहाँ तो आप थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जब हम और गहराई में जाते हैं, गहराई के मतलब नक्षत्र लेवल पे जाते हैं, ऊपर नक्षत्र लेवल पे जाते हैं, सब कुछ क्लियर होने लगता है, सारे पिक्चर क्लियर होने लगते हैं। कैसे, देखिए, चंद्रमा की दशा, चंद्रमा 6ठा भाव किसके नक्षत्र में बैठा है, बुध के, 5, 7, 8। यहाँ पे 5, 8 क्या होता है, पंचम भाव बुद्धि, अष्टम भाव भ्रष्ट होना, अष्टम भाव मृत्यु होना, बुद्धि का नाश होना। ठीक है, 5, 8 बुद्धि का नाश होना। नीचे क्या लिखा है, शनि का जो है ऊपर नक्षत्र है 1, 8, 12,
1 8 12 पहला भाव, अष्टम भाव, मृत्यु भाव, 12वां भाव खर्च भाव। शनि पूरी तरह से बेकार होकर के बैठा है यहाँ पे। तो ज्योतिष का सूत्र बेकार हो गया, नाड़ी ज्योतिष का सूत्र बेकार हो गया। 1 8 12 बता रहा है और चंद्रमा पूरी तरह से यहाँ पर लागू हो रहा है कि कष्ट ही कष्ट देगा, क्योंकि 6 बुरा भाव, फिर उसके नीचे 8 का सपोर्ट मिल गया। जब 6 8 12 तीनों का सपोर्ट मिल जाता है, 1 6 8 12, तो ऐसा व्यक्ति सभी तरह के प्रॉब्लम में घिर जाता है, उसे कोई बचा नहीं सकता। कौन बचा सकता है? जो विषधर है, जो गंगाधर है, जो पूरी धरती को कष्टों से मुक्त होने करने के लिए पूरा भार अपने ऊपर ले रखा है कि सारी दुनिया सुखी रहे, चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो जाए। ऐसे स्वयंभू भगवान शंकर ही आपको बचा सकते हैं, भगवान शिव ही आपको बचा सकते हैं। शनि अंतर्दशा, शनि क्या कहता है? 1 8 12 किसके नक्षत्र में? राहु। राहु महाउदंड, झूठा, फरेबी, राहु के नक्षत्र में शनि। यहाँ पे क्या भाव एक्टिव है? हालांकि ये उच्च का है, तो जितना ही उच्च का हो उतना ही ज़्यादा फरेबी। उच्च का मतलब क्या होता है? वो अपनी पावर का फुल यूज कर रहा है। तो बुरा प्लेनेट है तो फुल यूज करेगा। अगर शुभ फल देने पे आ गया तो इतना शुभ फल देगा कि आपको संभाले नहीं संभलेगा, और कष्ट देने पे आ गया तो आप ऐसे हो जाएंगे कि चारों तरफ से पहाड़ है, बीच में खाई है, आपको वहां पे फेंक दिया गया, कोई रास्ता नहीं दिया गया। तो शनि राहु के नक्षत्र में है। यहाँ पर चौथे भाव का स्वामी जरूर है, लेकिन ये शुक्र के घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर 8वां भाव का भी प्रभाव मिल रहा है इसको, 9वां का भी मिल रहा है, 10वें का भी मिल रहा है। तो 1 8 12 शनि का नक्षत्र। शनि की दशा अंतर्दशा में तो ऐसे ही व्यक्ति परेशान रहता है, चाहे वो कितना भी अच्छा शनि प्लेनेट हो। तो इनको हर तरह के रोग तो इनको जरूर पकड़ेगा, ये निश्चित है। ठीक है, मानसिक टेंशन भर भर के मिलेगा, ये भी फिक्स है। अब शनि चूंकि राहु के साथ, शनि शुक्र के साथ बैठा है, तो शुक्र और शनि आपस में एक गुण को बांट लेते हैं। तो शनि के निगेटिव गुण किसके अंदर चला गया? शुक्र के अंदर भी चला गया। तो जो इनके साथ समस्याएं थी फरवरी तक, ठीक है, जो समस्याएं थी फरवरी तक देख लेते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं। चंद्रमा, शनि और फरवरी 28 फरवरी को टाइम खत्म हो गया। अब केतु की प्रत्यंतदशा शुरू हो गई। केतु क्या कहता है? 1 8 12 यहाँ भी शुरू हो गया है ना। तो ये भी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि नक्षत्र शनि बता रहा है 1 8 12, केतु शनि के नक्षत्र में है। तो 1 8 12 निश्चित रूप से आपको परेशान करेगी। क्या परेशान करेगी? 9वां भाव धर्म भाव, भाग्य भाव, 10वां भाव कर्म भाव। किसके नक्षत्र में? शनि के नक्षत्र में, 1 8 12 के। तो कोई फर्क नहीं, कोई भाग्य भाव खराब हो गया, कर्म भाव खराब हो गया, कहाँ चला गया? 1 8 12 में चला गया। तो निश्चित रूप से केतु और ज़्यादा समस्या देगा, बुध से भी ज़्यादा। तो मैं ये कहूँगा कि इनको कौन उबार सकता है? ओम नमः शिवाय बोलिए, ओम नमः शिवाय। अगर आप अभी तक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी वाणी आप तक पहुंच रही है, तो ओम नमः शिवाय टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और मैं इनको यही सलाह दूंगा कि आपकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, समय खराब हो चुका है, गलत से गलत निर्णय लिए जा रहे हैं, और सिर्फ भगवान शिव ही आपको बचा सकते हैं। ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहे। सोमवार से आपको शुरू करना है। एक संकल्प लेना है कि मैं इतने मंत्र रोज करूंगा, या फिर अनकाउंटेबल करूंगा। बस आप बाथरूम में या जब अशुद्ध हो तभी नहीं करना है, बाकी हमेशा
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहिए। जितनी ज़्यादा आप करते रहेंगे, जितने ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण होगा, उतना ही जल्दी नेगेटिव एनर्जी दूर होने लगेगी। आपके आपके आसपास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जियाँ इसमें बैठी हुई हैं, जिससे आप भूत प्रेत भी कह सकते हैं और नेगेटिव एनर्जी भी कह सकते हैं। जब व्यक्ति परेशान रहता है और ख़ास करके चंद्रमा की दशा में शनि राहु केतु की अंतर्दशा आती है, तो ये एनर्जियाँ आसपास जो भी होती हैं वो आप चिपकना शुरू कर देती हैं। उन्हें भी तो भोजन चाहिए, ऐसे लोगों से ही भोजन मिलता है। तो उनको दूर कैसे किया जा सकता है? ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए। जैसे जैसे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, वैसे वैसे समस्याएं दूर होने लगेंगी, निर्णय सही होने लगेंगे। दूसरा तरीका क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। कम से कम 11 बार सुबह, 11 बार शाम को। करने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। बजरंग बाण का पाठ कीजिए या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। संकल्प लेके कीजिए कि मुझे 11 बार करूँगा, और प्रतिदिन कीजिए। मंगलवार को शुरुआत कीजिए, उसके बाद से करते रहिए। आप पाएंगे 10-11 दिन में सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा, बुद्धि सही होने लगेगी। और मुझे फिर 11 दिन बाद आप, आज कौन सा दिन है? आज है सैटरडे, ठीक है। आज आज भी आप जा कर के हनुमान जी के दर्शन कीजिए, ठीक है। आज भी आप शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज शाम से शुरुआत कर दीजिए हनुमान चालीसा का पाठ, ठीक है। और आप पाएंगे 11 दिनों बाद सब कुछ कंट्रोल में आता हुआ दिखाई देगा आपके, ठीक है। तो इस चार्ट पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार डॉक्टर पहला प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, फिर देखता है क्या असर हो रहा है, फिर आपको बुलाता है, फिर देखता है कहाँ तक दवा का असर हुआ, फिर उसके हिसाब से दवा को चेंज करता है। वैसे ही मैं भी कोशिश करता हूँ कि एक जो भी मेरे पास आए उसको, मेरे से लोग इसीलिए जुड़े रहते हैं कि मैं धीरे धीरे अपने निगरानी में लेते हुए उनकी समस्याओं को सॉल्व करता हूँ, टाइम देते हुए। तो मैं कहूँगा 11 दिन बाद आप दोबारा संपर्क कीजिए। थोड़ा सा कंट्रोल होगा, 21 दिन बाद और ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। जैसे टाइम बीतता रहेगा वैसे और ज़्यादा कंट्रोल होता रहेगा। तो एक तो आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया कि 108 बार तो जरूर करना आपको। बजरंग बाण, बजरंग, हनुमान चालीसा, इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। 11 बार जरूर पढ़ना है, सुबह हो सके तो शाम को भी पढ़ना है। और ओम नमः शिवाय का पाठ 108 बार या ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन करते रहिए, ठीक है। बजरंग बाण आपको सुबह शाम करना है, चाहे सुबह कर लीजिए या शाम कर लीजिए या दोनों टाइम कर लीजिए। ओम नमः शिवाय का पाठ पूरे 24 घंटे, जब भी आपको याद आए, बस आप गलत जगहों पे ना हो, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको कीजिए, फिर मिलते हैं। और अगर आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और कमेंट में ओम नमः शिवाय का जरूर लिख दीजिए। कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा इसमें। ओम नमः शिवाय।